नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप सुन रहे हैं ब्लडी हॉरर स्टोरीज। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके और हमारे संबंध मजबूत हो सकें। और दोस्तों, मुझे कमेंट में अपना नाम और आप किस शहर से हैं, किस गांव से इसे सुन रहे हैं, ये जरूर बताएं ताकि अगली कहानी में मैं आपका नाम अनाउंस कर सकूं, आपका धन्यवाद कर सकूं। मेरा नाम हरी है। ये घटना मेरे गांव में ही घटी थी। उस वक्त बारिश का सीजन था। जेठ बैसाख में भी बहुत ज्यादा बारिश होती थी और उस वक्त तो इतनी बारिश होती थी कि कई कई दिनों तक हम अपने घर में ही फंसे रहते थे। ढंग से कोई काम नहीं हो पाता था। कहीं जाना हो तो घंटों का इंतजार करना पड़ता था कि बादल साफ हो तो हम अपने काम के लिए निकलें। खेतों में काम करने में भी काफी ज्यादा दिक्कत होती थी। हमारा गांव काफी छोटा था। देखा जाए तो करीब 25 से 30 परिवारों का ही गांव था। हालांकि छोटा होने के बावजूद सब एक दूसरे को बहुत ही अच्छे से जानते थे और अच्छे से बातें भी करते थे। अगर पूरे गांव में किसी के यहाँ कोई भी खुशी का महोत्सव हुआ तो पूरा गांव उसमें शामिल होता था। अगर किसी के यहाँ कुछ गम की बात हुई तो सब लोग एक दूसरे का गम बांटने के लिए एक साथ आ जाते थे। ऐसा एक बार हमारे गांव में बहुत ही अजीब हुआ। एक ऐसी घटना घटी जिस पर मैं अभी तक विश्वास भी नहीं कर पा रहा हूँ। घटना कुछ ऐसी थी कि हमारे गांव में एक पागल था जो कि बहुत अजीब सी हरकतें करता था। मेरी माँ कहती थी कि उसके सर पर बहुत बुरी चोट लगी थी जब वह पेड़ से नीचे गिरा था, पैर फिसलने की वजह से। उसका सर पेड़ की एक टहनी पर काफी जोर से लड़ गया था और काफी ऊंचाई से आके जमीन पर गिर गया था, जिसकी वजह से उसके सर से काफी ज्यादा खून बहने लगा और फिर डॉक्टरों को दिखाया गया तो वो काफी दिनों तक बीमार भी था। लेकिन फिर जब उसे होश आया तो वह अपना दिमागी संतुलन खो चुका था और पागलों वाली हरकतें करने लगा था। किसी को भी मार देता था, रास्ते में आते जाते लोगों के ऊपर पत्थर फेंकता था, औरतों के हाथ से सामान छीन कर भाग जाता था। कहते थे कि वो इसी गांव का रहने वाला था। उसके पागल हो जाने के बाद और उसकी इन अजीब हरकतों के बावजूद भी उसके परिवार वालों ने उसको काफी डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन ढंग से कोई भी इलाज नहीं हो पाया। जैसे तैसे उसको सब लोग घर पर रखते थे। लेकिन एक बार कुछ ऐसा हुआ कि सारी हदें पार हो गईं। उसने गांव के एक बच्चे को कुएं में ढकेल दिया, जिसकी वजह से लोग उसे मारने के लिए दौड़े, क्योंकि जिस बच्चे को उसने कुएं में ढकेला था उसकी जान जाते जाते बच गई थी। इसी भागा दौड़ी में जब वो पूरे गांव से बच करके भाग रहा था तो वह हमारे गांव के ही एक बैल से जाकर लड़ गया और उस बैल ने उसके ऊपर अपना पैर रख दिया और उसकी मौत उसी वक्त हो गई। जब उसके घर वालों को यह बात पता चली तो भागते हुए वे वहां पहुंचे। तब तक उसकी बुरी तरीके से मौत हो चुकी थी। उसको डॉक्टर के पास भी ले जाया गया, लेकिन उसकी मौत तो उसी वक्त हो गई थी जब बैल ने उसके ऊपर पैर रखा था। गांव वालों को ये उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ हो जाएगा। उसकी हरकतें ऐसी रही थी कि उसके मरने का ज्यादातर किसी को गम नहीं था। जब उसकी मौत हुई तब मैं भी वहीं गांव पर ही था। माँ ने मुझे बाहर जाने नहीं दिया था। बोला था तुम इन सब चक्करों में मत पड़ो। उन्होंने मुझे घर पर ही रहने दिया था। बाकी बातें सिर्फ सुनने को ही मिली थी। और जब यह सब घटना घटी तो मैं अपनी छत पर खड़ा होकर के दूर लगी भीड़ को देख रहा था। बारिश की वजह से बादल एकदम आसमान को घेरे हुए थे। उस वक्त बारिश तो नहीं हो रही थी लेकिन मौसम बहुत ठंडा था। सूरज तो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था और उसके मरे हुए शरीर को लोग अस्पताल से लेकर घर आए। घर पर अंतिम क्रियाक्रम किया गया और फिर गांव के लोगों ने उसके शरीर को जलाने के लिए घाट ले गए, जहां पर गांव के सारे शरीरों को मरने के बाद जलाया जाता था। मेरे पिताजी भी उसी के साथ गए। मैंने उनसे बोला था कि मैं भी चला जाऊंगा तो उन्होंने मुझे बाहर नहीं जाने दिया। जब उसकी शरीर को जलाने के लिए लोग गए थे तो बादल एकदम आसमान में चढ़े हुए थे, एकदम काले घने बादल। उसके परिवार में उसके माँ बाप और एक बड़ा भाई था। उसके बाप ने ही उसकी चिता को आग दिया था। जब उसकी चिता को आग दी गई तो तुरंत बारिश होने लगी और आग को जलने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी। हवाएं काफी ज्यादा जोर से चल रही थी और काफी देर तक लोगों ने वहां पर कुछ लाश को जलाने की कोशिश की। कुछ देर के लिए बारिश रुकी भी, पर करीबन आधी लकड़ियां जल चुकी थीं। शाम हो चुकी थी। रीति रिवाज के साथ सब लोग उस जगह से जा चुके थे और अगले दिन लोग दोबारा उन अस्थियों को लेने जाने वाले थे। उसी दिन रात में काफी ज्यादा जोरों से बारिश हुई। ऐसी बारिश जो शायद उस साल की सबसे ज्यादा खतरनाक बारिश थी, जो कि मैंने पहली बार देखी थी। अगले दिन जब उस लड़के के घर वाले ने उसकी अस्थियों को लेने उस घाट पर पहुंचे तो वह देखे और देख करके हैरान हो गए कि लकड़ियां पूरी जली नहीं थी, वो आधी जली थी और उस लड़के का शरीर वहीं पर था।
उनको किसी भी तरह की कोई भी अस्थियां नहीं मिली, बस आधी जली हुई लकड़ियां देख करके वो दंग रह गए थे। उनके घर वाले एकदम हैरान हो गए। बात छुपती नहीं, धीरे धीरे यह पूरे गांव को पता चल गया कि उसका मृत शरीर जला नहीं है, लकड़ियों से गायब हो गया है। कुछ लोगों को तो इन सुनी सुनाई बातों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। आखिर किसी का शरीर ऐसे कैसे गायब हो सकता है? लेकिन कुछ लोग यह अनुमान लगा रहे थे कि शायद किसी वजह से लकड़ियां, बारिश की वजह से लकड़ियां पूरी तरीके से नहीं जली हैं और जंगली जानवर उसके शरीर को लेकर चले गए हों। हालांकि क्या सच था, यह तो सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता था, ये किसी को पता नहीं था। उसके बाद गांव में जो अजीब सी घटना घटी वो बहुत ही ज्यादा भयानक थी। वो लड़का रात में खेतों के बगल में लोगों को चलता हुआ दिखाई देने लगा। उसका हाथ पैर आधा जला हुआ था, एक पैर पूरी तरीके से गायब था। कई बार तो लोगों ने उसे अपने सामने देखा। उसका आधा जला हुआ चेहरा देख करके सब चिल्ला के भागने लगते थे। वो किसी को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता था, लेकिन उसकी वही हरकतें होती थी कि आते जाते लोगों पर अचानक से रात के अंधेरे में पत्थर चलाने लगता था, काफी ज्यादा जोर से। और कई बार तो महिलाओं को रात में गुजरती या शाम को अपने किसी काम से बाहर जाती थी तो उन्हें धक्का दे देता था। छोटे बच्चों को अचानक ये महसूस होता कि किसी ने उन्हें थप्पड़ मारा है। रात के अंधेरे में किसी को रोने की आवाजें आती तो चिल्लाने की, शरीर को बुरी तरीके से जलाया गया हो ऐसी आवाजें, कोई कहता हो कि मुझे बचाओ। वह आवाज उसी लड़के की थी जो अभी कुछ दिन पहले मरा था। गांव वालों के जानवर जो कि बाहर बंधे रहते थे, उनके शरीर पर अजीब सा निशान पाया जाता था कि किसी ने नाखून से उरेद कुरेद दिया हो। वो बैल जिससे उस लड़के की मौत हुई थी, करीबन एक हफ्ते बाद उस बैल की भी मौत हो गई और वजह किसी को भी नहीं पता। ये अजीब सी घटनाएं हमारे गांव में होती रही थी। रात में लोगों का निकलना बंद हो गया। सब लोग 8 बजे के बाद ही दरवाजे को पूरी तरीके से बंद कर लेते थे और अंधेरा होते ही सोने चले जाते थे। सबने अपने जानवरों को घर के अंदर बांधना चालू कर दिया और कई बार तो ऐसा महसूस किया कि रात में सबके घर पर कोई दरवाजा खटखटा रहा है और खाने के लिए कुछ मांग रहा है। कई बार तो लोगों का सामना हुआ और वह लोगों को चिल्ला के डरा के भगा भी देता था। ज्यादातर उसको उस जगह पर पाया गया जिस पेड़ के नीचे वो गिरा था, उसे चोट लगी थी। उसका आतंक धीरे धीरे पूरे गांव में फैलता जा रहा था। कोई भी उससे बच नहीं पा रहा था। लोगों के बगल में वो गुजरता हुआ जाता, लोग अपना रास्ता बदल देते थे। वो नॉर्मली ऐसे लोगों को नजर आता था जैसे कि कोई इंसान टहल रहा हो। वो सच में एक भूत था। वो पूरा महीना पूरे गांव के लिए एक डर भरा महीना था। कोई अपने काम को ढंग से नहीं कर पाता था, सबको बस इस चीज का डर था कि कहीं वो किसी को मार ना दे। जब उससे छुटकारा नहीं मिला तो सारे गांव वालों ने मिलकर सोचा कि इसका कुछ उपाय करना पड़ेगा। जहाँ पर हमारा गांव था उससे कुछ ही दूर जंगल में एक छोटा सा गांव और था। एक टोले का गांव था जहाँ पर लोग भूत प्रेत पिशाच को अपने कंट्रोल में रखते थे। हमारे गांव के लोग उस गांव से ज्यादा बात नहीं करते थे, लेकिन उसके आसपास के सारे गांव वाले जब भी कोई ऐसी दुविधा आती थी, जैसे किसी के ऊपर भूत प्रेत चढ़ जाना या कोई किसी अजीब काली शक्ति के वश में चला जाए, तो हम लोग उनसे मदद मांग लिया करते थे। बदले में वो लोग हमसे पैसे तो नहीं लेते थे, बस हमसे थोड़ा राशन लिया करते थे, जिसकी वजह से उनका गुजारा चलता था। उनके पास खुद की खेती नहीं थी। गांव के लोग उनके पास उस दूसरे गांव में गए, उनसे बात की और उनको सारी चीजों के बारे में बताया। उनमें से एक बाबा जी थे जो वहाँ के काफी प्रसिद्ध बाबा थे। उन्होंने कहा कि उसको तब तक नहीं मारा जा सकता जब तक उसके पूरे शरीर को जला ना दिया जाए, और बिना उसे काबू किए उसके शरीर को जलाना नामुमकिन है। और उसको काबू करने में किसी की भी मौत हो सकती है। इसका सिर्फ यही एक उपाय है कि उसको एक घेरे में लाया जाए और उस घेरे में उसको कब्जा करके वहां पर जला दिया जाए। जब ये सारी चीजें उन्होंने बताई तो यह काम सबके लिए नामुमकिन लगा। गांव के कुछ बहादुर लोग सामने आए। उन्होंने उन बाबा से बोला कि उसको कब्जे में करेंगे। फिर बाबा ने उनसे बोला कि कुछ दिनों बाद हम दोबारा गांव में आएंगे, और गांव में वही लोग जब कुछ दिनों बाद आए तो बाबा ने उनको एक लाल पोटली में अजीब सा धूल दिया। दरअसल वो कोई राख थी जो किसी तंत्र विद्या से या मंत्र से बांधी गई थी या बनाई गई थी। बाबा ने बोला कि जहां पर उसको देखा जाता है या जहां पर वो ज्यादातर पाया जाता है, वहां इस राख से एक घेरा बना दो और उस घेरे में आने का इंतजार करो। जैसे ही वो इस घेरे के अंदर आएगा, तुम एक मंत्र पढ़ना जो कि उन्होंने ही बताया था, और वह मंत्र काफी जोर से पढ़ना
कि उसके कान में पड़े। जैसे ही वह मंत्र उसके कान में पड़ेगा, वो उसके घेरे में अपने आप बंध जाएगा, और उसके घेरे में बंधने के बाद लकड़ियां डालकर उसको जला देना। उसके बाद उसकी आत्मा को शांति मिल जाएगी और उसका पूरा शरीर दोबारा वैसे ही जल जाएगा जैसे उसको पहली बार जलाया गया। जब बाबा ने यह बात बताई तो यह काफी ज्यादा कठिन लगा। सब गांव वालों ने बोला कि बाबा, अपने गांव के कुछ लोगों को भेज दें ताकि इस विधि को पूरा किया जा सके। लेकिन उन्होंने मना किया। उन्होंने कहा कि तुम ही लोगों के कारण वह मरा है, इसलिए तुम ही लोग इस विधि को पूरा करोगे, दूसरे गांव का कोई शामिल नहीं होगा। पूरे गांव को फिर बाबा ने अपने तंत्र से बांधा और फिर उस रात का इंतजार करने लगे जब वह घेरे में आए। गांव वालों ने आपस में बातचीत करके यह पता लगा लिया था कि वह ज्यादातर उसी पेड़ के पास रहता था जहां से वह नीचे गिरा था। दिन के वक्त उसी पेड़ के पास गांव वालों ने जाकर एक बड़ा सा घेरा बना दिया और शाम के वक्त खेतों में छुप के उसके आने का इंतजार करने लगे। ये सारी बातें मुझे मेरे पिताजी ने बताई थी और ये सारी बातें पूरे गांव में फैली हुई थी। पता नहीं क्या हुआ, मुझे भी उसे देखने का बहुत जुनून था। मैं अपने माता पिता को बिना बताए घर से निकल गया और उसी पेड़ के पास जाने लगा जहां पर यह विधि होने वाली थी। मुझे उस विधि को देखना था और पहली बार मैं यह सब चीजें देख रहा था। गांव वालों के साथ मैं भी खेतों में ही छुपा हुआ था। मेरे घर वालों को इस बारे में नहीं पता था और मैं अपने साथ अपने किसी भी दोस्त को लेकर नहीं गया हुआ था। यह मेरी सबसे बड़ी गलती थी। खेत के जिस हिस्से में मैं छुपा हुआ था वो थोड़ा घना एरिया था। दरअसल वो पेड़ से चारों ओर खेतों से घिरा हुआ था। दिन के वक्त बच्चे वहीं पर खेला करते थे, लेकिन जब से उसकी मौत हुई थी इस पेड़ के कारण कोई भी नहीं जाता था। मैं वहीं पर ही घने खेतों के बीच छुपा हुआ था और रात में सब लोग उसके आने का इंतजार करने लगे। बहुत शांति थी, हवा चल रही थी, बादल गरज रहे थे, लेकिन बारिश नहीं हो रही थी। शायद बारिश के आसार थे, लेकिन हम लोग यही मना रहे थे कि आज बारिश ना हो, वरना उसे पकड़ने का आखिरी मौका भी चला जाएगा। गांव वालों ने पेड़ के चारों तरफ जो घेरा बनाया हुआ था वो भी साफ साफ दिखाई दे रहा था। तभी अचानक से हमें किसी की चिल्लाने की आवाज आई। वो चिल्लाने की आवाज उसकी ही थी। वो भागते हुए पेड़ों की तरफ आ रहा था और हम सब ने उसे भागते हुए देखा। वो जैसे ही भागते हुए पेड़ की तरफ गया, उसकी नजर मुझ पर पड़ी और पता नहीं कैसे उस घेरे के अंदर जाने से पहले उसने मुझे देख लिया और वह फिर मेरी तरफ आने लगा। डर की वजह से मैं चिल्ला के भागने लगा और उसने सच में मेरा पीछा किया। मैं खेत में चारों ओर भाग रहा था। खेतों में जो बाकी लोग छुपे हुए थे वो भी मेरे पीछे भागे और उन्होंने मुझसे यह भी बोला कि मैं पेड़ की तरफ भागूं। मैं पेड़ की तरफ भागा भी और पेड़ की तरफ भागते हुए मैं पेड़ के पीछे छुप गया। गांव वालों ने उस मंत्र को 3 बार पढ़ा जो कि उन बाबा ने बताया था। मेरी किस्मत अच्छी थी कि उस मंत्र के बोलने के बाद मैं तो उस घेरे से बाहर निकल गया, लेकिन वह उसी घेरे के अंदर फंस गया। ज्यादा समय न बर्बाद करते हुए गांव के सारे लोगों ने, जो कि वहां पे उपलब्ध थे, उन्होंने जलती हुई लकड़ी को उसमें फेंक दिया। वो वहीं पर जलने लगा। हम लोग बस यही मना रहे थे कि बारिश ना हो, जैसे कि उसके ऊपर लकड़ियों को फेंकने लगे। वो काफी जोर जोर से चिल्लाने लगा और वो उसी घेरे के अंदर गोल गोल घूमने लगा। उसके माता पिता भी उस वक्त वहां पर मौजूद थे। उन्होंने भी इस विधि को देखा। वो काफी वो काफी ज्यादा दर्द में चिल्ला रहे थे और अपने बेटे को इतनी भयानक मौत की वजह से रो रहे थे, लेकिन कुछ भी नहीं किया जा सकता। हमारी आंखों के सामने ही वह जल गया और जब तक वह जल की पूरी तरह से राख नहीं बन गया, पूरे गांव वाले वहीं पर ही मौजूद थे। जिस तरह से धीरे धीरे वह जलता गया, गांव वालों की हिम्मत और ज्यादा मजबूत होती गई। करीबन 2 घंटे बाद वो भुन चुका था। राख पूरी तरीके से खत्म हो गई थी। ये थे कि भागते हुए मेरी माँ भी आ गई और मुझे पहले ही बहुत डांटा, फिर जबरदस्ती पकड़ते हुए घर लेकर चली गई। घर पर जाकर मुझे माँ और बाबूजी से बहुत ज्यादा डांट पड़ी, लेकिन जब सुबह हुई तो पूरे गांव का माहौल कुछ अलग ही था। सब लोग एकदम शांत हो गए थे। हालांकि उसके मरने का दुख सबको था, लेकिन उस वक्त गांव में एक अजीब सी शांति थी, जैसे कि एक बड़े तूफान के बाद आती है। इस घटना को घटे हुए काफी ज्यादा साल हो गए, लेकिन आज भी मुझे इस घटना की एक एक बात याद है और यह घटना बहुत ही ज्यादा अजीब थी। तो दोस्तों, यह थी पहली घटना। अब मैं आपको एक अलग व्यूअर अभिनव की भेजी हुई एक दूसरी घटना बताने वाला हूँ, जो कि उनके घर में उनकी दादी के साथ घटी थी। अब आगे की घटना मैं आपको अभिनव के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। तो मेरा नाम अभिनव है। ये घटना सन 2006 की है। ठंडी का मौसम था, शायद नवंबर या दिसंबर था, मुझे ढंग से याद नहीं। हम लोग जहाँ पर रहते थे वहां पर उस वक्त प्रॉपर वॉशरूम नहीं बना हुआ था, मतलब कि वह थोड़ा सा खराब था। हम लोग वॉशरूम के लिए बाहर जाया करते थे और मुझे आज भी साफ साफ याद है कि
कि उस वक्त दादी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही थी। उनको शायद फूड पॉइजनिंग हो गया था या फिर उन्होंने कुछ गलत खा लिया था, जिसकी वजह से उनके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने बार-बार वॉशरूम जाना पड़ रहा था और उस रात काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी। घर में सब लोग सो रहे थे, दादी को दवाई देके माँ और बाबूजी दोनों लोग सो गए थे। उस रात मुझे नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी, मैं जग रहा था, मैं अपनी पढ़ाई कर रहा था। रात के करीब 10 या साढ़े 10 बजे तक लोग हमारे गांव में सो जाते हैं। साढ़े 10 बजे के बाद तो ऐसा सन्नाटा हो जाता है जैसे दूर दूर तक वीरान पड़ा हुआ है। अंधेरे में डूबा हुआ गांव, बस रात में कुत्तों की भौंकने की आवाज और रात के कीड़े मकोड़ों की आवाज ही आती है। उस वक्त दादी उठी और घर में टहल ही रही थी कि मैंने उनसे पूछा कि दादी क्या हो गया। दादी ने बोला कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, पेट में अजीब सा दर्द हो रहा है। मैंने उनसे कहा कि अगर बोलो तो मैं आपको दवाइयाँ दे दूँ। उन्होंने कहा नहीं, मैं बस थोड़ा सा चलूंगी जिससे शायद मेरा पेट को आराम मिल जाएगा। शायद खाना ज़्यादा खा लिया है। बल्कि दादी ने कुछ खाया भी नहीं था, मात्र 1 से 1.5 रोटी खाई थी उन्होंने, और वो भी उनको बहुत ही ज़्यादा लग रही थी। मैंने उनसे बोला कि चलिए मैं आपको बाहर थोड़ा टहला के लाता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, तुम यहीं पर बैठो, मैं टहल कर आती हूँ, तुम अपनी पढ़ाई करो। हालांकि उस वक्त मेरा पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। मैंने उन्हें दोबारा बोला कि नहीं नहीं दादी, मैं चलता हूँ, मैं भी आपके साथ इसी बहाने घूम लूंगा। और मैं ये सब तो बोल ही रहा था कि इतने देर में दादी बाहर निकल गई। मैंने उन्हें रोका, लेकिन ज्यादा चिल्ला के नहीं रोक रहा था, वरना सब लोग जग जाते। मम्मी उठ गई थी और मुझे इस बात का पता ही नहीं चला था। वह तभी उठ गई थी जब मैं दादी को इसके बारे में बोल रहा था। तभी मम्मी ने मुझसे बोला कि रात के अंधेरे में दादी को कुछ हो जाएगा, वो बेचारी वैसे ही ढंग से चल नहीं पाती हैं, तुम एक काम करो, उनके साथ चले जाओ, उनका हाथ पकड़ के थोड़ा बहुत टहला देना, फिर ले आना। बस ये याद रखना कि दूर तक मत ले जाना, रात के अंधेरे में दूर तक जाना सही नहीं है। दादी अक्सर खेतों की तरफ टहलने जाती थी। मैंने कहा "हाँ, ठीक है"। मैंने अपनी सारी कॉपी किताबों को दोबारा बैग में रखा और बैग को उठा करके अलमारी के ऊपर वाले हिस्से में रख दिया। ये सब करने में मुझे करीबन 3 से 4 मिनट लग गए। जैसा कि माँ ने बताया कि दादी अक्सर टहलने के लिए खेतों की तरफ निकल जाती है। मैं जैसे ही घर के बाहर निकला, मुझे सिर्फ अंधेरा दिखाई दिया, दादी गायब हो गई थी। मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर वो इतनी जल्दी कहाँ चली गई। वैसे 5 मिनट ही हुए थे, मैंने अंधेरे में दादी को आवाज दी कि दादी तुम कहाँ हो। उनका कोई जवाब नहीं आया। मैं बार बार यही बुला रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैं अंधेरे में मैं किस तरफ जाऊं, खेतों की तरफ या फिर बगीचे की तरफ। 2-3 बार जब मैंने आवाज दी तो दादी का कोई भी जवाब नहीं आया। तभी माँ अंदर से निकल कर आई। उन्होंने मुझसे बोला कि अरे वो कहाँ ही जाएंगी, खेतों की तरफ ही गई होंगी, जाओ उनको ले आओ, ज्यादा दूर मत जाने देना। मैंने कहा ठीक है। जैसे ही मैं निकलने लगा, माँ ने मेरे हाथ में टार्च दे दिया और बोला कि टार्च लेकर जाओ, और साथ में एक डंडा भी। जंगली जानवर अक्सर रात में घूमा करते हैं, कुत्ते भी परेशान करते हैं। मैंने कहा ठीक है। मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा क्योंकि मेरा रोज का आना जाना था। लेकिन रात में मैं बहुत ही कम बाहर निकलता था, ज्यादातर मैं रात में पढ़ाई किया करता था। मैं जल्दी से डंडा और टॉर्च को लेकर खेतों की तरफ भागता हुआ गया ताकि मैं दादी को लेकर के घर आऊं। लेकिन 5 मिनट में ही वो कहाँ गायब हो गई, मुझे समझ में ही नहीं आया। दादी अक्सर सफेद रंग की साड़ी पहना करती थी और उनका वही एक कलर ही था जो वो परमानेंट पहनती थी। दादी को मैं बहुत ढूंढा लेकिन खेतों में वो नहीं मिली। बहुत ढूंढने के बाद जब मैं वापस वहां पर पहुंचा जहाँ पर दादी अक्सर जाया करती थी, तो मैंने देखा कि वो वहां पर भी नहीं है। मुझे ऐसा लगा कि शायद ऐसा ना हो कि दादी रास्ता भूल गई हो, फिर कहीं और चली गई हो। मैं पूरे खेतों में दादी दादी चिल्लाता हुआ आ रहा था। मेरी आवाज किसी ने भी नहीं सुनी और पूरे खेतों में मेरी आवाज ही गूंज रही थी। मैं अपने डंडे को पटकता हुआ घर की तरफ वापस जा रहा था, लेकिन तभी अचानक से मुझे खेतों के अंदर से किसी चीज की आवाज आई। वो हमारे ही खेत थे। वो आवाज किसी के चलने की थी, कुछ ऐसी आवाज जैसे फसलों को कोई बर्बाद कर रहा हो। अक्सर रात में जंगली जानवर भी फसलों को बर्बाद करने के लिए चले आते हैं। मैंने अपने डंडे को दोबारा जमीन पर पटका और उसको वहां से भागने के लिए बोला, जैसे किसी जानवर को दुत्कारते हैं। मैं भी इतना ही बोला, पर वो नहीं भागा। लगातार वही आवाज आ रही थी। मैं फिर खेत के अंदर गया। अंदर जाने में काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी क्योंकि फसल काफी ज्यादा घनी हो गई थी। खेतों को चीरते हुए जब मैं उस जगह पर पहुंचा जहां पर वो आवाज आ रही थी, तो मैंने देखा और मैं देखकर हैरान रह गया। एक औरत वहीं पर थी। उसने अपने शरीर पर एक भी कपड़े नहीं पहने हुए थे और वो खेत के उसी हिस्से को खोद रही थी। मैंने उससे पूछा कि तुम कौन हो। वो तुरंत मेरी तरफ देखी और मेरी तरफ देख के चिल्लाने लगी। जब मैंने उसे पहली बार देखा तो मैं भी चिल्लाने लगा। उसकी आंखें पूरी सफेद थी, जैसे सफेद कंचे हों, इतनी चमक थी। बाल लंबे थे, पतली थी, शरीर की हड्डियां दिख रही थी और नाखून थोड़े से बड़े थे।
मैं उसको देखते ही तुरंत खेत के बाहर भागता हुआ आया और आकर खड़ा हो गया। और वो भी मेरे पीछे पीछे आ रही थी, क्योंकि मुझे पत्तियां हिलती हुई साफ दिखाई दे रही थी। मैं टॉर्च लेकर अंदर की तरफ देख रहा था। वो जैसे ही बाहर आई, मैंने टॉर्च की रोशनी उसके मुंह पर मारी और मैंने देखा टॉर्च की रोशनी में उसकी आंखें और ज्यादा चमक रही थी और वो मेरी तरफ ही भागते हुए आ रही थी। डर के मारे मैंने अपने हाथ में पकड़ा हुआ डंडा उसी की तरफ फेंक कर मारा, टॉर्च भी, और गांव की तरफ वापस अपने घर की तरफ जाने लगा। मैं चिल्लाते हुए भाग रहा था, इतनी जोर से चिल्लाया कि मेरे चिल्लाने की आवाज पूरे गांव में गूंज रही थी। भागते हुए घर पहुंचा और घर के आसपास के लोग, माँ बाबूजी बाहर निकल कर आए। तब मैंने देखा कि दादी भी माँ बाबूजी के साथ बाहर निकल के आए। वो घर पर ही थी। जब मैंने उनसे पूछा कि दादी तुम कहाँ थी, मैं तुम्हें ढूंढने के लिए गया था, उन्होंने बताया कि मैं कहीं नहीं गई थी, मैं बस बगीचे की तरफ टहलने के लिए निकल गई थी। आज खेतों की तरफ जाने का मन नहीं हुआ। माँ ने मुझसे पूछा कि तुम चिल्ला क्यों रहे हो। मैंने उन्हें बताया कि मैंने खेत में एक चुड़ैल को देखा है, वो मुझे मारने आ रही थी। मैं किसी तरह अपनी जान बचाकर भागा हूँ। मैंने अपना डंडा और टार्च वहीं पर ही फेंक दिया था। जब मैंने यह बात बताई तो बाबूजी हंसने लगे और मेरे साथ दोबारा उसी जगह पर गए। उन्होंने कहा चलो देखते हैं कौन चुड़ैल तुमको डरा रही है। बाबूजी और मैं और हमारे साथ एक भैया भी थे, जो कि घर के बगल में रहते थे। हम तीनों लोग वहां पर गए। टॉर्च वहीं खेत के पास जली हुई थी, पड़ी हुई थी, और बगल में डंडा भी पड़ा था, लेकिन वह वहां नजर नहीं आई। मैंने उन्हें यह बताया कि खेत के अंदर वाले हिस्से में वह खुदाई कर रही थी। जब मैं बाबूजी और भैया के साथ खेत के उस हिस्से में पहुंचा जहां पर वो मुझे दिखाई दी, तो उन्होंने देखा कि वहां पर कोई गड्ढा खोद रहा था। वह हाथ से खोदा हुआ गड्ढा था, काफी छोटा सा था, और वहां पर वो गड्ढा क्यों खोद रही थी इसके बारे में कुछ नहीं पता। पहले हमें लगा कि शायद वहां पर किसी ने कोई काली शक्तियां गाड़ी हो या फिर कोई काला जादू किया हो। अगले दिन बाबूजी वहां पर 2-3 बार खुदाई भी किए, लेकिन उन्हें वहां कुछ नहीं मिला। हालांकि मेरी बताई गई ये बात पे बाबूजी ने विश्वास किया, लेकिन उस घटना के बाद से मैं कभी भी रात में खेतों की तरफ नहीं निकला। तो दोस्तों, ये थी दूसरी घटना। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मुझे कमेंट करके यह भी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।